अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम इशू के ऊपर बात की जाएगी और एक ऐसा मौका है कि काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा या 3 रोज़ा दौरे पर आए हैं और आज जो है वो इस्लामाबाद जो है वो उनका जहाज़ लैंड हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वफ़द था उसने हमारे जो इस वक्त हायर ऑफिशल्स हैं उनके साथ मुलाकात की है और कुछ याददाश्तों पर दस्तखत भी किए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर तिजारत भी है, सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त ईरानी सदर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने ये देखा पिछले हफ्ते जो इस आलमी सतह पर एक जंग ज़दा माहौल था, एक कशीदगी की कैफियत थी, उसमें हम ये देखते हैं कि 1979 के बाद जो कशीदगी इजराइल और ईरान के माबैन थी, उसके बाद अब हम 2024 में देखते हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, जवाबी हमला किया इजराइल के ऊपर। वो तमाम डिटेल हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का मौजूद ये है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर कहाँ स्टैंड करता है या फिर स्टैंड आउट होता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त तजियाकार भी हैं, साबिक सफ़ीर भी हैं, JR बलोच साहब ऑन कॉल मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बलोच साहब, ज़रा जानना चाहूँगा, इस वक्त ईरानी सदर का जो दौरा है और बड़ा खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत हुई है, फ़लस्तीन के ऊपर भी बात हुई है, इजरायली बर्बरियत और मज़ालिम के हवाले से भी बात हुई है और ईरान इस वक्त नंबर 1 समझा जा रहा है जिसने जवाबी कार्रवाई की है या आवाज उठाई है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्वियसली समझा तो यही जाता है कि जो दमिश्क के अंदर सिफारतखाने पर हमला हुआ था उसका जवाब था, लेकिन जो नाक़िदीन की राय है वो यही है कि दमिश्क के अंदर सिफारतखाने के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उनके जो जर्नल्स थे, वो भी हमास या फिर हिजबुल्लाह उनकी तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता था। इनडायरेक्टली मदद ही हो रही थी फलस्तीन की। जरा मैं जानना चाहूंगा आपसे पहला क्वेश्चन कि इस वक्त कितना अहमियत का हामिल है ईरानी सदर का ये दौरा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वही साहब, ये दौरा इस वक्त जो है वो उसकी अहमियत हम 3 तरह से एग्जामिन करेंगे। एक स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली, और तीसरा और बहुत इकोनॉमिकली। तो मैं इकोनॉमिक से शुरू करूंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और खास तौर पे एनर्जी के हवाले से हमें पता है किस किस्म के मसाइल हम जो सार्फिन वो और सबसे कि जो हमारी हुकूमत है कि ब्रिटेन में है, कोई फॉर्म में है, हमें आईटीज के हैं जो उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा और तारीखी मौका आया जो कि हमें बहुत अर्सा पहले कर लेना चाहिए था। हमारे नेबरहुड में दुनिया में सबसे बड़ा गैस का जखीरा ईरान में मौजूद है। देखिए कि हमारी समझ लीजिए कोताही है या बैक प्लानिंग है कि हमारे लीडर साहिबान ने इस चीज को ओमिट किया और उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब चूंकि गैस लाइन बन चुकी, सिर्फ हमने एक छोटा सा अपने पाकिस्तान के सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है और डिप्लोमेटिक अपने तरीके से दुनिया को समझाना है, उन पावर को समझाना है कि ये हमारी जरूरत है और ये हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है और इस गैस की लाइन को पाकिस्तान ईरान को इम्प्लीमेंट करना है। वी शुड टेक दिस एज ए नेशनल डिसीजन, जिसके पीछे मेरे नजर में तमाम पाकिस्तानी इंक्लूडिंग बशमूल मैं, जबकि डिप्लोमेट भी हूँ, समझता हूँ तमाम डिप्लोमेटिक को, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि पाकिस्तान हुकूमत ईरान की हुकूमत को बताए कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हम अपने वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के अपने बायोमेट्रल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकली ईरान हमारे लिए हमारा नीबर है, तारीखी, कल्चरल, हमारे बहुत सारे ट्राइब हैं जो क्रॉस द बॉर्डर रहते हैं और फिर जियोग्राफी हमारे साथ है। यू कैन नॉट चेंज योर जियोग्राफी। तो मैं समझता हूँ इट्स नेचुरल फॉर अस कि हमारा ईरान के साथ मॉडल रिलेशनशिप होना चाहिए और हमारे पाकिस्तान के साथ तो आइडियोलॉजिकल भी है रिलेशनशिप उनके। और आपको ये भी पता होगा आई एम श्योर कि OIC को बनाने में पाकिस्तान और ईरान का बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है, तो उस लिहाज से भी बहुत अहम है। और स्ट्रेटेजिकली भी दुनिया में इस वक्त रीअलाइनमेंट्स हो रही है, दुनिया में एक नए सेंटर्स ऑफ पावर आ रहे हैं, दुनिया में नई अलायंसेस डेवलप हो रही है, तो हमें तमाम ऑप्शन ओपन रखने चाहिए। अच्छा, JR बलोच साहब, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा
ये जो आपने कहा कि दुनिया के अंदर नए ब्लॉक्स बनते चले जा रहे हैं, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब थर्ड जो है वो प्रेडिक्ट की जा रही है कि दिस इज गोना बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस तरफ जाते हैं कि इजराइल हमला कर चुका है ईरान के ऊपर, अब ईरान इसका दोबारा एक दफ़ा फिर अगर जवाब देता है और फिर एक जंग ज़्यादा माहौल क्रिएट हो जाता है, तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि आपने सिफारतकारी भी की है, आप सिफारतकार रहे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या होने चाहिए ख़ास तौर पर जो हमसाया ममालिक है उनसे? देखिए, इसमें अलायंसेस की बात नहीं है। अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जिस डायरेक्शन में जाती है कि हम तमाम से एज वी से फ्रेंडशिप विद ऑल एंड मैलिस अगेंस्ट नन, और फिर ये कि हम किसी कैंप में नहीं होंगे, हम अमन के कैंप में होंगे हमेशा के लिए, जहां भी अमन की जरूरत होगी। बल्कि मैं समझता हूँ अब क्योंकि बहुत सारे टेंशन हैं, बहुत सारे हैजान का एक किस्म का माहौल है, जंग का भी माहौल आ रहा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक रोल बनता है इन द सेंस ऑफ बीइंग ए कंट्री विच बिलीव्स इन पीस, विच बिलीव्स इन कोएग्जिस्टेंस, विच बिलीव्स इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर, विच बिलीव्स के तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑन द टेबल टॉप पे मिलने चाहिए। तो मैं कहता पाकिस्तान को अपना वजन डालना चाहिए, इसके अंदर जो भी पार्टीज है, जहां भी हमारी पहुंच है वहां आनी चाहिए और एक रोल अदा करना चाहिए कि ये मुल्क, ये खित्ता और दुनिया जो है वो आने वाली किसी खुदा न खास्ता जंग का जो है वो न बने शिकार, क्योंकि जंग के जो नुकसानात हैं वो हम देख चुके हैं और इस वक्त ऑलरेडी एक बहुत बड़ा खून खराबा इजराइल कर रहा है, जिसमें बेगुनाह 35,000 से ज्यादा को वो जिनका खून बहा चुका है वो, और जेनोसाइड जारी है। तो लिहाजा उसको रोकना है, उसको हमने मना करना है और अमन की तरफ ले जाना है हुकूमत को, और ईरान के साथ हमने अमन के लिए दोस्ती करनी है। जी ठीक है। जिया बिलो साहब, आज जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है और माहिदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं, जिसमें तिजारत भी है, सिक्योरिटी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। क्या ऐसा लग रहा है कि पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है, इससे हटकर भी हम ईरान के साथ कोई और बेहतरीन किसी मेगा प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं इस हुकूमत में ही? जी बिल्कुल जाना चाहिए, हमें ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, हमें बहुत सारे आपने आर्ट देखे हैं, बहुत सारे जिहत में गए, लॉ में है, एनवायरनमेंट के अंदर है, एनर्जी में है, मिनरल में है, सो तमाम जितने भी हैं अंडरपिनिंग जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस में, इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सिर्फ सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। मेरी जो सदा होगी तमाम दोनों हुकूमतों को और खासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये सिर्फ साइन करके बैठ न जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा रिलेशनशिप और आगे बढ़े। जी ठीक है। ज़रा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा इंटरनेशनल सतह पर एक सवाल भी आपसे करना चाहूँगा कि ईरान मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक पहला ही कंट्री है तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर देखा जाए जो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त बर्बरियत और जुल्म हो रहा है। ऑब्वियसली तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल बड़े जारहाना तरीके से बर्बरियत के अंदर उसके इजाफा होता चला जा रहा है। ईरान का ये जो हमला था, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? जवाबी हमला समझा जा सकता है सिफारत खाने के ऊपर हमले के बाद का हमला, या फिर इसको इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि ये फ़लस्तीनियों के लिए हमला था? इसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ गई थी, हमने देखा नेटिजन्स हैं जो सोशल मीडिया पर हैं या फिर जो मीडिया टॉक हो रही है, इसको ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप किस जो है वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको? देखिए, ये जो हमला किया ईरान ने, ईरान की काउंसिलेट पे दमिश्क सीरिया में इजराइल ने, वो सरीहन वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर है, सरीहन जो इम्यूनिटी होती है एम्बेसी की, उसकी खिलाफ वर्जी थी। और ये बताते चलूं कि जो भी एम्बेसी जिसकी भी हो, हमारी हो या किसी और की, in a foreign country, it is considered as the territory of that country. ठीक है। तो जो इजराइल है उसने वायलेट किया, आर्टिकल 7 है यूएन के चार्टर का कि अगर आपका कोई वायलेट करता है टेरिटरी को, यू हैव अ हक, ये आपका हक बनता है कि आप सेल्फ डिफेंस में चले जाए। सो इट इज लीगली स्पीकिंग, ईरान अगर वापस इसमें जवाब दिया है वो पे जानिब था क्योंकि उसकी टेरिटरी पे हमला हुआ था, तो ये उस लिहाज से दुरुस्त है। लेकिन इसके कुछ और भी इम्प्लीकेशंस हैं जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो मिलिटरीली, कि ईरान अभी जो है इस वक्त
ये बताना चाह रहा है इजराइल को और उन फोर्सेस को जो उसको सपोर्ट करते हैं कि ये वो ईरान नहीं है तो आपने शायद 10 साल पहले देखा था। नाउ दे हैव द कैपेसिटी कि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। अब जो वो इन्वेंसिबिलिटी थी इजराइल की वो मिथ टूट गया है, वो जो त्रिसम था उसका लिस्ट बगावत का वो खत्म हो चुका है। अब इजराइल को और उसके हवारियों को सही तरह से नई डिक्वेशन के साथ, नई कैलकुलेशन के साथ बात करनी पड़ेगी ताकि अमन आए, ताकि चैन आए लोगों की और बेगुनाह फलस्तीनियों का खून ना बहे। ठीक है, ईरान के लिए ये बात बड़ी एक मशहूर है और जो कि मैं समझता हूँ विच इज़ वेरी गुड, अगर इंटरनेशनल सतह पे देखा जाए कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर अगर डटता है तो फिर जो कहा होता है वो करके भी दिखा रहा है इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर। ज़रा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ईरान इस कॉन्टिनेंट के अंदर या इस पूरे रीजन के अंदर कुड बी द किंग ऑफ दिस रीजन, ये ऐसा हो सकता है क्या? इतनी कैपेसिटी, इतनी स्टेबिलिटी ईरान के अंदर आ चुकी है क्योंकि ईरान की अगर हम इस वक्त हिमायती ग्रुप्स को देखें तो वो सीरिया में भी हैं, जॉर्डन में भी हैं, इराक में भी हैं, फ़लस्तीन के अंदर भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हिमायती ग्रुप्स हैं। तो ईरान उस जगह को हासिल करने में कामयाब हो सकता है इसी एरा के अंदर? देखिए, ईरान एक बड़ी अहम कौम है, तकरीबन 75-80 मिलियन जो है वो लोग हैं और जिस तरह मैंने पहले बताया कि गैस दुनिया में सेकंड नंबर पे है और मेरे ख्याल 8वें 10वें नंबर पे ऑयल के हवाले से भी है और लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बल्कि वो बड़े मतलब है कि बड़े एनर्जेटिक हैं। देखिए कि पिछले 40 साल से इन पे सैंक्शन फीस के बावजूद उन्होंने तरक्की की, अपनी जिंदगी चलाई है और कारोबार भी किया है, अपनी मिनरल भी डेवलप की है और अपनी आर्मी डेवलप कर ली है। लिहाजा ये बात तो माननी पड़ेगी कि ईरान का एक वजन है, ईरान की एक वक़्त है और इस रीजन के अंदर, लेकिन हमें उम्मीद यही करनी चाहिए और यही पाकिस्तान कर सकता है कि ये जो वजन बढ़ा है ईरान का वो अमन के लिए हो, वो एग्जिस्टेंस के लिए हो और इसका इतना बड़ा हुआ वजन किसी भी अपने और लीडर को, अरब को, नॉन अरब के हो या किसी और को के मुखालिफत में ना हो, कि इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम होपफुल कि ईरान विल कीप दैट इन माइंड। क्योंकि देखिए जब किसी को स्टेटस मिलता है तो उसके साथ उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है और मैं समझता हूँ कि ईरानी कौम बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचते हैं वो लोग और जिसका उन्होंने डेमोस्ट्रेट भी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ईरान का जो बढ़ता हुआ स्टेटस है उससे खत्ते में और अमन आएगा, खत्ते में और पीस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर करना चाहूँगा। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर भी काफ़ी उबूर रखते हैं। ईरान का जो हमला था बज़ाहिरी तौर पर पहले से सब जगह आगाह किया और फिर जो उस वक्त ड्रोन्स या मिसाइल्स थे उनकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो इजराइल है उसको सरप्राइज़ होने का मौका मिले। इतना टाइम था उसके पास कि तैयारी की जा सकती है, एयर डोम सिस्टम को एक्टिव किया जा सकता है और जो कुछ हुआ इसी तरह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या अगर ये फिफ्थ एलिमेंट वॉर कंसीडर की जाए तो क्या ईरान ने वो तमाम चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं जिस गुरूर में या जिस अना के अंदर इजराइल बैठा हुआ था अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को लेकर? तो कुछ जो दूसरी क़ुव्वतें हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं या ईरानी हिमायती जो इस वक्त ममालिक हैं या फ़लस्तीनी, मैं समझूंगा ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है कि फ़लस्तीनी हिमायती जो ममालिक हैं उनके लिए क्या ये ज़्यादा बेहतर मौका होगा तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जो की गई है पिछले 2 हफ्ते? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल ये बेहतर मौका इसलिए होगा कि मैं जिस तरह मैंने भी अर्ज किया कि वो जो चीज की वो एक फिलिस्तीन था इसका इजराइल की इन्वेंसिबिलिटी का कि उस पर नाकाबिल शकिस्त है इजराइल और उसकी जो पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते, वो मेरे ख्याल में खत्म हो गई है और अब इजराइल को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से ये खित्ता नहीं चलेगा कि जिस तरह से वो चाहे, जिस तरह से वो एक एरिया के अंदर अपने डिक्टार चलाता था या अपनी मिलिट्री कोर्ट के साथ सबके साथ बात करता था, उससे करके अब उसको पीस की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जियार बलोच साहब मौजूद है, साबिक सफ़ीर हैं और अपना तज़िया पेश कर रहे थे। इस वक्त सीनियर तज़ियाकार अहमद सग़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सग़ीर साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वक़फ़े के बाद। नाज़रीन, इस वक्त जो इशू है वो ये नहीं है कि ईरानी सदर यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और दस्तखत और मुआहदे हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ अप्रिशिएटेड मोर देन एनीथिंग।
तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त ईरानी सदर का यहाँ पर होना और पिछले हफ्ते इसराइल और ईरान के जो कशीदा माहौल था, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी है। वक्फे के बाद आकर मैं ज़रा थोड़ा सा तारीख़ पर और हिस्ट्री के ऊपर भी जो है वो बात करूँगा। अहमद सगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।